मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक इकोनॉमिक सेगमेंट के एक महत्वपूर्ण विषय द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। जब भी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आते हैं तो विशेषकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1956 से लेकर 1961 के मध्य है। साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना को समझने के लिए आपको 2 पॉइंट पर विशेष रूप से कार्य करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये योजना क्या है तथा दूसरा पॉइंट पंचवर्षीय योजना क्या है। योजना जिसे इकोनॉमिक्स के परिभाषा के रूप में जब हम व्याख्या करने का प्रयास करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि किसी काम को करने के पूर्व भौतिक और गैर भौतिक रूपरेखा को तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम योजना कहते हैं। दूसरी भाषा में किसी काम को करने के पूर्व जो योजना बनाई जाती है, जो रणनीति बनाई जाती है, जो प्लान बनाई जाती है उसे हम योजना कहते हैं। आज़ादी के बाद देश चौतरफा विकास करे, इसके लिए अत्यंत आवश्यक था कि योजना का निर्माण किया जाए। लेकिन योजना का स्ट्रक्चर कैसा हो, इस दिशा में देश के अर्थशास्त्रियों के द्वारा एक रूपरेखा तैयार की गई जिसे हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। इसे अंग्रेजी में 5 ईयर प्लान के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ये उठता है पंचवर्षीय योजना क्या है, तो हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा संपूर्ण भारत में 5 वर्षों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास की जो योजना होती है उसे हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। दूसरी शब्द में कहा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजना के द्वारा कृषि में के उत्पादन बढ़ाना, रोजगार का सृजन करना, साथ ही साथ मानवीय एवं भौतिक संसाधन के द्वारा उत्पादकता को बढ़ाने की योजना को हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में योजना अर्थात प्लानिंग, नियोजन की रूपरेखा किस देश से ली गई है, तो सोवियत रूस से ली गई है। आज़ादी के बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए चौतरफा मॉडल पे काम करने का प्रयास किया कि प्रत्येक क्षेत्र का विकास हो। इसलिए यह आवश्यक था कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जा सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसके निर्माता पीसी महालनोबिस थे, जिनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस हुआ करता था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल पे आधारित किया गया है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित किया गया है। साथ ही साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस योजना के नाम से जाना जाता है, तो भौतिकवादी योजना के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, सामान्यतः जो छात्र होते हैं किसी भी पॉइंट को रट तो लेते हैं लेकिन उसे समझने का प्रयास नहीं करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना असंतुलित विकास मॉडल पर आधारित है। इस असंतुलित विकास मॉडल के प्रतिपादक कौन थे, तो हर्षमैन थे। जब अर्थव्यवस्था के विकास चौतरफा न करके किसी विशेष क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जाए तो ऐसे मॉडल को हम क्या कहते हैं, असंतुलित विकास मॉडल के नाम से जानते हैं। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, तो 4 क्षेत्रीय मॉडल पे आधारित है। हल्की फुल्की किताब पढ़ेंगे तो बस उसमें आपको एक ही पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट क्या होगा, तो महालनोबिस मॉडल। भारत में सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। और उनके ही सम्मान में भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाई जाती है, तो 29 जून को मनाई जाती है। पीसी महालनोबिस के द्वारा जो जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री के
काफ़ी अच्छे मित्र थे और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू उनसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कई प्रकार के राय को लेते थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कुल बजट कितना था? तो 48 अरब रुपए का कुल बजट था, जिसमें विशेष रूप से उच्च प्राथमिकता किस पे दी जा रही थी? तो भारी उद्योग और खनिज पे दी जा रही थी। इतना ही नहीं, कुल बजट का कितने प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में खर्च की जा रही थी? तो 24% राशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में खर्च की जा रही थी। अर्थात भारी उद्योग और खनन के क्षेत्र में 24% कुल बजट की राशि को व्यय किया जा रहा था। यहां ध्यान देने की बात है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दूसरी प्राथमिकता क्या थी या द्वितीय प्राथमिकता क्या थी? तो यातायात और संचार थी। कुल बजट का कितनी राशि यातायात और संचार पे खर्च की जा रही थी? तो 28% राशि खर्च की जा रही थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को यातायात और संचार की पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है, जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन पे विशेष जोर दिया गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपरांत भले ही भारत कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर तो नहीं हुआ, लेकिन कृषि उत्पादन सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने लगी। अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से प्राथमिक क्षेत्र पे कार्य किया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पे कार्य किया गया? तो द्वितीयक क्षेत्र पे कार्य किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी समाज की स्थापना करना था, साथ ही साथ विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना था और रोजगार का सृजन करना था। जब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पे गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान घरेलू उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का 24% राशि को खर्च किया गया। इतना ही नहीं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्योग की संरचना को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस आधारभूत संरचना को ही हम कोर इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। जब तक आधारभूत संरचना का विकास नहीं होगा, किसी देश की अर्थव्यवस्था काफी तेज गति से आगे नहीं बढ़ेगी। अर्थात आधारभूत संरचना वाले उद्योग को भारी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, लोगों के जीवन स्तर को कैसे बेहतर किया जाए, इस पे भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से जोर दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया? तो 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। यहां ध्यान देने की बात है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो बजट था, उस बजट में जो धन का अलॉटमेंट किया गया वो निम्नलिखित प्रकार से किया गया। खनन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया गया। जब तक खनिज की प्राप्ति ना होगी तब तक न प्रोडक्ट का निर्माण हो सकता है और न ही बड़े उद्योग सफल हो सकते हैं। इसलिए खनिज के अलावा बिजली, परमाणु ऊर्जा, कोयला और लौह इस्पात के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धनराशि लगाई गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमानित लक्ष्य कितना रखा गया? तो 4.5 रखा गया, लेकिन 5 वर्षों के बाद कितनी प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हुई? तो कुछ पुस्तकें 4.27 बताते हैं और कुछ पुस्तक 4.1% बताते हैं। साथ ही साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना को एक सफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। इतना ही नहीं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कई महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग की स्थापना की गई। जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? 1955 में की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। तथा यह भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित की गई? तो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई। इसी क्रम में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में की गई। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल में है। तथा यह किस देश के सहयोग से बना? तो इंग्लैंड के सहयोग से बना।
इसी क्रम में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक और महत्वपूर्ण उद्योग की स्थापना की गई, जिसे राउरकेला इस्पात संयंत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई? 1959 में की गई। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। और साथ ही साथ इस राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश का सहयोग मिला? तो जर्मनी का सहयोग मिला। जब तक स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा ना होगा, शोध किसी देश में ज़्यादा ना होगा, तब तक उस देश की आर्थिक विकास चौतरफा नहीं हो सकती है। फलतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिभा खोज एवं छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत 1957 में प्रारंभ की गई, जिसके द्वारा उच्च स्तर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता को पहचाना गया और उन्हें उन्नत करने का प्रयास किया गया। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक सुधारों की रूपरेखा तैयार हुई तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास काफ़ी तेज गति से होने लगा। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की देन है। डाटा कैसा लगा जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन चलते चलते एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, नई राहें ढूंढ लेंगे। एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, नई राहें ढूंढ लेंगे। हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे,